नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हाँ, हालांकि रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करके मैं गया था जब दिल्ली की यात्रा पर था, लेकिन क्या है कि ऑडियो प्रॉब्लम होने की वजह से उसके कंटेंट सही नहीं हुए। इसलिए मैं फिर से आपका जो 4 कॉन्सेप्ट है उसमें से 2 कॉन्सेप्ट का तो वीडियो अपलोड कर दिया गया, लेकिन तीसरा और चौथा जो रिकॉर्डेड था वो नहीं गया है, अपलोड किया गया, शेयर नहीं किया गया। इसलिए मैं थर्ड वाला आज जो है पढ़ाऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। रिसर्च एप्टीट्यूड मुख्यतः 4 भागों से अगर मैं बांटू कि इसके मुख्य रूप से 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। पहला जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से था, इंट्रो से था, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित था, ये हम लोग कर चुके हैं। दूसरा था टाइप ऑफ रिसर्च, जो टाइप से संबंधित था। और तीसरा आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा जो इसमें स्पेशल कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट उसके संबंधित, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसके संदर्भ में जानेंगे। रेफरेंसिंग क्या होता है, उसके स्टाइल अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन द थीसिस एंड डिसर्टेशन एंड रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे स्पेसिफिक टर्म्स वाले में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्टेप ऑफ रिसर्च और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों उद्देश्य से। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने तो भी, और अगर आप एमए के बाद रिसर्च करोगे या रिसर्च प्रपोजल बनाओगे उस समय ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए अंत तक बनते हैं इस क्लास के और सीखते हैं रिसर्च के स्टेप के बारे में जो हमें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हमें काम आने वाला है। चलिए, तो आज जो है बिना देर के हुए स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में समझेंगे। और आप जब पढ़ रहे थे तो क्रिसवेल का नाम आपने सुना कि क्रिसवेल ऐसा व्यक्ति है जिसने डेफिनेशन भी बताया रिसर्च का। इसके अनुसार डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या था कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी टू एक्सपैंड द नॉलेज, यही है ना रिसर्च क्रिसवेल के अनुसार। इसने स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में भी बताया, तो बोला कि भाई वो 3 मुख्य रूप से होता है। एक है प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक स्टेप जो करने से पहले, यानी दूसरा एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है जिसमें हम करते हैं बेसिकली, और तीसरा जो फाइनल होता है, फाइनल स्टेप होता है जिसको हम रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। ये तीनों को अगर हम एक एक करके फर्दर कैटेगराइज करें तो 8 भागों में, कितने 8 ग्रुप्स में, यानी 8 स्टेप हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे कि वो 8 स्टेप कौन से हैं और क्यों हैं। चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, है ना। इनको देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक। आपको सबसे पहले रिसर्च के प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझ लेना है। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे आप उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा है कि आप जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम करेंगे उसी के आधार पे रिसर्च का डिजाइन तैयार करेंगे कि आपका मेथड क्या होगा, है ना, उसका आंसर्स पाने का। उसके बाद जो डिजाइन पाने में आपकी मदद करेगा, जिसको हम रिसर्च टूल्स कहते हैं, वो आप डेवलप करेंगे कि ये हमारे रिसर्च टूल्स होंगे, उसको आप तैयार करेंगे। उसके बाद जो आप जिस फील्ड पे सर्वे करेंगे, जहां आप जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके जगह पे आप पूरे पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते, इसलिए सैंपल क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग होगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल होगा। इसके बाद आप उसको करने के लिए ऑथोरिटी चाहोगे, फंड चाहोगे, है ना। तो उसके लिए जो हम करते हैं वो प्रपोजल लिखते हैं, किसी संस्था को, किसी ऑथोरिटी को रिसर्च को करने के लिए हेल्प ले रहे हैं। उसके बाद ये 5 स्टेप जो है, सीधी सीधी बात है, ये सभी प्रीलिमिनरी में आते हैं। किसमें? प्रीलिमिनरी में, क्योंकि यहाँ तक आप रिसर्च करने से पहले जो जरूरी स्टेप है वो कर रहे हो। अभी आप रिसर्च के लिए तैयार नहीं हो, मतलब तैयारी कर रहे हो। जैसे यात्रा करने से पहले, यात्रा जाने से पहले आप जो भी तैयारी करते हो, पैकिंग करते हो, सामान खरीदते हो, टिकट बुक कराते हो, सारे वही प्रक्रिया जो अपना रहे हो, ये सब प्रीलिमिनरी में। आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट यहाँ से शुरू होता है 6th और 7th वाले में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से कलेक्शन के लिए निकलते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हो, तो ये मेन आप काम करते हो कलेक्शन ऑफ डेटा का, तो ये होगा। और नेक्स्ट जो है 7th वाला, यहाँ प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग का काम होता है, इसलिए ये भी आप करते हो, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक, और लास्ट है जब आप पूरा कुछ कर लेते हो, आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो, तब उस चीज के बारे में रिपोर्ट करते हो, यानी रिपोर्टिंग करते हो, रिसर्च रिपोर्टिंग करते हैं इसको। ठीक ना। चलिए, अब एक एक करके इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट और टर्म्स है समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। सबसे पहले देखिए, कहा जाता है कि प्रॉब्लम को जब तक आप समझेंगे नहीं अच्छे से, तब तक आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। यानी कहा जाता है कि प्रॉब्लम में ही आधा सोल्यूशन आपको मिलता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्पेसिफिक क्लियर कर देते हैं, टाइटल, है ना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट
डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। जैसे सपोज कि अगर मैंने ले लिया कि सीन ऑफ विमेन एजुकेशन इन वाराणसी, विमेन एजुकेशन इन वाराणसी, ये मैंने तय कर लिया कि यही मुझे इसके आंसर ढूंढने हैं कि क्या सीन चल रहा है, पुअर है, बेस्ट है, किस तरह का विमेन एजुकेशन का कंडीशन है, यही मुझे जानना है। ठीक, अब इसके आधार पर मुझे लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? लिटरेचर मतलब जो एग्जिस्टिंग साहित्य है, इससे संबंधित जो कंटेंट है उसको रिव्यू करना। ठीक, वो क्यों करते हैं? उसका दो पर्पस होता है। एक तो भाई हमें रिपीटेशन से बचाता है कि हम रिपीट ना कर दें। मान ली किसी ने पहले इसे कर दिया हो तो हम फिर से इसको कर देंगे तो क्या मतलब है ना? क्या समय और संसाधन खर्च करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए रिपीटेशन से बचाता है। दूसरा, हमें हेल्प करता है, सजेस्ट करता है कि ऑलरेडी इसके आसपास जो रिसर्च हुआ है वो हो चुका है, तो आप नया कैसे करेंगे, उनसे अलग कैसे करेंगे, ये चीज, या उससे आप क्या मदद ले सकते हैं, सीख सकते हैं, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर से करते हो। तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं रिसर्च फैक्टर या वेरिएबल से परिचय हो जाइए। आपको वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल्स इसको कहते हैं कि भाई आपको पता होना कि इस रिसर्च के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, सो दैट इसके आधार पर आप आगे क्या कर सको, अपना रिसर्च डिजाइन तैयार कर सको। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स तय करते हो कि हमें इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरे सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मान लीजिए हमें सीन ऑफ विमेन एजुकेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स की एजुकेशन क्या है, हायर एजुकेशन क्या है ना, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन के क्या कंडीशन है, हम फर्दर सब टॉपिक्स में, सब ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट जो है हाइपोथेसिस क्रिएशन, जो भी आप पढ़ते हो, समझते हो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, आपको एक जो टेंटेटिव आंसर्स मिलते हैं इस क्वेश्चन का कि सही है, यानी कि जो एजुकेशन का कंडीशन है वो बेस्ट है, बेटर है, गुड है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, जो भी एक हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस एक प्रकार का क्या होता है, टेंटेटिव आंसर्स होता है, टेंटेटिव आंसर होता है, या फिर आप कह सकते हो एडुकेटेड गेस होता है, जो आप गेस कर सकते हो। सब कुछ पढ़ने के बाद जो आपका गेस होता है उसी को आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस का। ठीक, ये आपकी मदद करता है कि आपको क्या आंसर ढूंढना है। ये आपके सही भी हो सकते हैं, यानी टेस्ट करने के बाद, ये आपका जस्टिफाई भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपको ये एक क्लियर बताएगा कि आपने जो माना वो सही है या फिर गलत है। गलत होने की कंडीशन में भी आपको एक नई जानकारी दे देगा कि नहीं, मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि सीन ऑफ विमेन एजुकेशन जो है वो पुअर है वाराणसी में। ठीक, अब मैं मान के पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे जो डेटा मिला पता चला कि नहीं ये पुअर नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, तो मुझे हो जाएगा कि नहीं पुअर नहीं है, तो इसका मतलब अब क्या है, ये बेटर कंडीशन है। ठीक, तो इस तरीके का मेरा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलिए, अब इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, एक वेरिएबल से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है कि रिसर्च फैक्टर्स या वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा मेजरमेंट पढ़ना है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या, जब भी कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ। तो अगर उनके वेरिएबल्स की बात करते हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वो एक दूसरे पे रिलेट करने के लिए वेरिएबल्स। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूं, जैसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो मान लीजिए कि विमेन एजुकेशन जो है वो डिपेंडेंट होगा और जो एक्स होता है ये वाई जो होता है डिपेंडेंट होता है, एक्स जो नीचे दिखाया जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे टाइम और डिस्टेंस वाले में भी दिखाया जाता था, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो चलता रहता है, और डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वाई एक्सिस पे दिखाते थे। तो विमेन एजुकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, जितने भी संस्था है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह का जो फैक्टर्स है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो उस पे किसी पे डिपेंड कर रहा है फैक्टर पे, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें, एक कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होता है, जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल कहते हैं, जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको अनकंट्रोल कहते हैं, है ना। एक इंटरवेनियस भी होता है जिसपे हम इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसमें एक होता है एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, जिसपे हम एक्सटर्नल होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको एक्सटर्नियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप आपको पढ़ना था। अब उस वेरिएबल्स को, क्योंकि आप रिसर्च करते हो तो एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, मैनिपुलेट करते हो वेरिएबल्स को, उसका इम्पैक्ट देखते हो, तो मेजरमेंट करना जरूरी होता है। तो मेजरमेंट करने से संबंधित आपको स्केल पढ़ना है। स्केल को अगर देखें तो मेजरली 4 प्रकार के स्केल आपको पढ़ने हैं। कौन कौन है, तो पहला है नॉमिनल स्केल,
नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है आपका इंटरवल स्केल, चौथा है आपका रेशियो स्केल। ये चार जो स्केल है आपके, ये आपको पढ़ना है। और इसके साथ में दो एटीट्यूडनल स्केल भी पढ़ने हैं, एटीट्यूडनल स्केल भी पढ़ने हैं जो एटीट्यूड के बारे में बताता है। और वो तीन है, कौन कौन? लिकर्ट स्केल है, ठीक है ना, और थर्न, और एक थंडरस्ट्रोक है, थंडरस्ट्रोक थंडरस्ट्रोक है, और एक है आपका गटमैन। ये तीन जो है आपके एटीट्यूडनल स्केल। समझ लेते हैं क्या करके, क्या है भाई सब। देखिए नॉमिनल क्या बताता है, जैसे मैं विमेन एजुकेशन इन वाराणसी अगर जानना चाहता हूँ तो नॉमिनल बस नाम बता देता है, जिसके पास या फेल, तो ये पास है कि फेल है, ये इस तरीके के बता देता है। ठीक। ऑर्डिनल ऑर्डर बताता है कि ऊपर है कि उससे नीचे है ना, इस तरीके का। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट है ना, इसके नीचे वाले सेकंड, इसके नीचे थर्ड, तो इस तरीके के जो बताता है वो उसको ऑर्डिनल कहते हैं। इंटरवल बताता है, एक रेंज बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेड, ग्रेड में क्या है? ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो ए ग्रेड है ना भाई कि 100 से 90 वाले ए ग्रेड होंगे, 90 से 80 वाले बी ग्रेड होंगे। तो इस तरीके का रेंज बताता है। और तीसरा है रेशियो, जो इन तीनों, चौथा जो है इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता है, रेशियो। और ये ज्यादा बेहतर होता है। इसमें क्या होता है, रेशियो क्यों कहते हैं? देखिए ये कंपेयर करता है। सपोज अगर हम 5 केजी लिखते हैं तो क्या है इसका मतलब? केजी एक यूनिट है, जो एक रॉड रखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो स्टैंडर्ड यूनिट है वहां पे, और उस रॉड का वजन मान लिया गया कि 1 किलो है। ठीक। अब अगर इससे जो 5 गुना होगा, 5 टाइम्स होगा, उसका वेट क्या होगा? 5 केजी हो जाएगा। तो ये क्या है? रेशियो ही तो है ना, किसके तुलना में? 1 केजी। तो इसको 5/1, तो इसी को हम क्या करें? रेशियो। तो ये क्या बताता है? ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये बता रहा है कि हाँ वेट है कि नहीं। मान लीजिए अगर हमने किसी को कह दिया कि 50 मार्क्स, ठीक, 50 मार्क्स ऐसे, तो A1 मार्क्स को मैंने स्टैंडर्ड मान दिया कि एक नंबर, और उसी का कंपेयर या रेशियो बनाएंगे तो 50 मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें जो है हम तीनों की क्या विशेषता मिल जाती है, कैसे देखते हैं भाई? अगर हमने बोला कि किसी बच्चे का 50 मार्क्स है, तो मतलब मार्क्स है यानी पास है कि फेल, वो कैटेगरी दिख जाएगा कि हाँ 50, यानी कि 30 नंबर वाले, 30 से ऊपर वाले पास हो जाएंगे, 30 से कम वाले फेल हो जाएंगे, तो पास भी पता चल जाएगा। दूसरा फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, यानी कि अगर कोई 50 लाया है तो 60 से नीचे होगा, और 30 से ऊपर होगा, उसका ऑर्डर भी पता चल जाएगा कि बीच में कहाँ होगा। और इंटरवल भी हमें पता चल जाएगा कि कितना रेंज है, कितना गैप है इनके बीच में, 60 से कितना गैप है, 30 से कितना गैप है। और रेशियो तो हमें पता ही है कि 50, अगर हमें बता देगा कि 50 मार्क्स है, यानी 1 मार्क्स से 50 टाइम्स ये ज्यादा है। तो ये चीजें हमें इस स्केल में दिख जाएगा। एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है? ये एक प्रकार से ये बताता है, इसमें 3 है, लिकर्ट है, थंडरस्ट्रोक है, और गटमैन है ना। चलिए, तो इसमें जो हम अगर बात करेंगे थर्न स्ट्रोक की बात में, सॉरी थर्न स्ट्रोक है ना, तो ये 3 है। लिकर्ट में क्या होता है? सीधी सी बात है, हम अलग अलग क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, और सब में बराबर की स्केलिंग करते हैं। सपोज कि मेरे पढ़ाने का आपको 3 चीज, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्फिडेंस, और एक कम्युनिकेशन, 3 सी में बात करूं और तीनों पे बोलूं कि बराबर मार्क्स देने हैं, है ना। आप या तो मुझे 1 दे सकते हैं, यानी तीनों की वैल्यू 1 बराबर है, 1 1 1। अब इसमें मुझे आधा या 0.4 या 0.2 ऐसे दे सकते हैं, है ना। तो ये अगर बराबर बराबर अगर स्केलिंग की गई है तो उसको लिकर्ट कहते हैं। याद रखने के लिए लाइक अर्ट, यानी लाइक लाइक मतलब एक जैसा। थर्ड स्ट्रोक का मतलब अलग अलग। जैसे मैं कॉन्फिडेंस को 2 नंबर दे दूं कि 2 नंबर, इसकी 2 वेटेज है, और मेरे कॉन्सेप्ट को 3 वेटेज है, और कम्युनिकेशन को 1 वेटेज है। अब इसमें मुझे मार्किंग करना है कि फुल दे रहे हैं, किसका आधा दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया गया, वैल्यू दी गई, उसको थर्न स्ट्रोक कहते हैं। और गटमैन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये रेशियो टाइप का ही होता है। तो इस तरीके की जो रेटिंग वाली व्यवस्था है कि इसमें आपको कई सारी चीजें एक बार में मिल जाती है, कि आपको स्टार देना है, इससे आपको कंपेयर भी हो जाता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, साथ ही उस स्टार का अलग में मीनिंग निकल जाता है कि हाँ ये बेहतर होगा। इस तरीके के स्केलिंग को गटमैन स्केल बोलते हैं। ठीक। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था, उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको समझिए। ठीक। चलिए, अब जो है थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा वीडियो, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में इससे संबंधित जो भी स्टेप है वो कंप्लीट कर दूं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब रिसर्च डिजाइन देखिए। अब रिसर्च डिजाइन में इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए रिसर्च डिजाइन की भाई, जैसा आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा, जो आपने तय कर लिया कि ये मेरा रिसर्च ऐसे से होगा, उसी के अनुसार आपका डिजाइन तय तय होगा। और डिजाइन तय
होने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तरीके का रिसर्च करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, अलग अलग आपने टाइप ऑफ रिसर्च जो पढ़ा है उसमें देख सकते हैं। दूसरा है कि भाई आपका जो रिसर्च होगा वो उसका रेफरेंस क्या होगा। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो इवेंट, जैसे कोई घटना है, उसके उस घटना के इवेंट के पहले अगर कोई घटना घटी है उसके बाद पे देख रहे हो या उसके आगे भविष्य में देख रहे हो, तो वही अगर कोई घटना घटी है ना, उस घटने घटने के यानी पीछे हुई घटना घटी हुई है और उसका आज इम्पैक्ट देख रहे हो, यानी अतीत की घटना का इम्पैक्ट आज देख रहे हो, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। अगर कोई आज मान ली घटना घटी और उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज अगर आप जानना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बस टर्म्स का खेला है, आपको बस समझ जाना है कि ये सारे टर्म्स जो है क्या है। मतलब आपके जो रिसर्च डिजाइन तैयार होंगे वो क्या है कि इस पे डिपेंड करता है। साथ ही आपका कॉन्टेक्ट भी होता है कि आप जो रिसर्च करोगे, सर्वे करोगे, तो आपका कॉन्टेक्ट के आधार पे कि कितने हैं, क्रॉस सेक्शनल है कि लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल का मतलब मैं बता दूं, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा, जैसे एक खीरे का एग्जांपल ले लो, खीरे को काटते हैं ऐसे काट सकते हैं, और एक खीरे को अगर एक खीरा है तो इसको ऐसे काटते हैं, तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल टाइप का काटते हैं वो एक टाइम में एक ही स्पेस को काटता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। ठीक है ना, जबकि एक ही टाइम में कई बार काट रहा है, इस सेक्शन पे भी काटा, इस सेक्शन पे भी काटा, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके स्टडी में डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ और एक ही बार मुझे लोगों से इंटरव्यू लेना है उस एरिया में, तो क्रॉस सेक्शनल हो गया। लेकिन एक ही बार एक ही स्टडी पे मुझे कई टाइम अलग अलग बार इंटरव्यू लेना होगा, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहूंगा, लॉन्गिट्यूडनल कहूंगा। ठीक है ना, चलिए कॉन्टेक्ट बेसिस पे आप ये समझ गए। तीसरी बात है नेचर ऑफ, आपका टाइप ऑफ रिसर्च कैसा है, नेचर आपका कैसा है रिसर्च का, उसके आधार पे आपकी स्टडी रिसर्च डिजाइन डिपेंड करती है। अभी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया तो आप एक्सपेरिमेंट में फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे, लेबोरेटरी में आप है ना रिजल्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखेंगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल है जिसमें आपका इन्वायरमेंट पे या फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है, उसके लिए करेंगे। तीसरा है उसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिसर्च है, जैसे आपका कोहर्ट सुना है, कोहर्ट मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टडी, एक ग्रुप पे स्टडी करना, मतलब एक खास ग्रुप है और उस पर आप लगातार अलग अलग स्टडी करेंगे अलग अलग टाइम में, और देखें कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको अलग अलग, बिना मोबाइल था यानी मोबाइल नहीं पहले दिया गया, उसके पहले क्या रिजल्ट था, मोबाइल देने के बाद, इंटरनेट देने के बाद क्या चेंजेज आए, उसके बाद ले लेने के बाद क्या चेंज है, इस तरह के स्टडी को कोहर्ट कहते हैं। एक आपको प्लेसेबो होता है, प्लेसेबो का मतलब सीम्स टू, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना के समय में रेमडेसिविर नाम की एक दवा थी, है ना, रेमडेसिविर नाम की दवा थी। उसके लिए हुआ कि भाई ये जो इंजेक्शन दी जाती है, इस इंजेक्शन से क्या है कि फायदा होता है। कई बार ऐसा पेपर में आया था, न्यूज में आया था कि भाई वो नकली दवा थी, फिर भी लोगों को ठीक हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में चल गया था कि हाँ इंजेक्शन उनको पड़ गया है, इसलिए वो ठीक हो गए, रिकवर कर गए, जबकि सच्चाई में वो दवा नहीं पानी थी। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है प्लेसेबो रिसर्च होती है। और एक जो पढ़ना है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च करके देखते हैं, इंटरफेयर करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके का रिसर्च, तो जैसा रिसर्च का आपका नेचर होगा उस तरीके से आपकी रिसर्च डिजाइन तैयार होगी। ठीक ना, तो यही आपको पढ़ना था एक एक करके। चलिए अब हम तीसरे स्टेप पे पढ़ते हैं कि आपने डिजाइन तैयार कर लिया। जैसे आप यात्रा करना जा रहे हो और यात्रा आपकी कैसी होगी, आप फ्लाइट से जा रहे हो दिल्ली, या फिर आप ट्रेन से जा रहे हो दिल्ली, है ना, या फिर आप बाई रोड जा रहे हो, तो कैसा, पहली बात कि आपकी क्या टाइम है, क्या आप ढूंढना चाह रहे हो, उस पे ही आपका डिजाइन तय होता है। और डिजाइन में भी आपको देखना होता है कि आपकी बजट क्या है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, आप किस रूट से जा रहे हो, तो उसी के आधार पे आप अपना क्या करते हो, मेथड अपनाते हो ना। चलिए अब उस डिजाइन में आपके टूल्स होते हैं, टूल्स हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें मेनली क्या है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है ना। जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, किसके मदद से करेंगे, तो उसी को टूल्स बोलते हैं जिसकी मदद ली जाती है डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा दो प्रकार के होते हैं, आपके प्राइमरी डेटा होते हैं और सेकेंडरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड होता है, यानी कि मान लीजिए किसी इवेंट से संदर्भ में या किसी सोसाइटी के स्टडी से संदर्भ में पहली बार जो कलेक्ट की गई हो या फर्स्ट हैंड डेटा हो, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। और उस डेटा के आधार पे जो दूसरा डेटा निकाला गया हो, है ना, उसको सेकेंडरी। हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मान लीजिए अकबर
है, और अकबर के टाइम पीरियड के समय जो किसी ने उस समय जो किताब लिखी होगी वो प्राइमरी डेटा होगा, और उस किताब के आधार पे कोई अकबर के बारे में अब लिख रहा है या बाद में ही कोई लिखा होगा उसके बाद ही, लेकिन इस किताब के आधार पे लिखा होगा तो उसको सेकेंडरी डाटा है, ठीक ना। चलिए, अब उसी के डेटा के आधार पे आपके टूल्स होते हैं कि आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने हैं, तो आपको अगर बड़ी पॉपुलेशन है तो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करते हो, तो ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल चाहिए, इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करते हो, सर्वे करते हो। सर्वे में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनायर का एक सैंपल पहले डिसाइड करते हैं, और उस सैंपल में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनायर जैसे क्वेश्चनायर बोलते हैं, है ना, क्वेश्चनायर एक, है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ क्वेश्चंस होता है, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड एंड मिक्स्ड, क्योंकि हम उस क्वेश्चंस के माध्यम से जो हम रिजल्ट जानना चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। फिर हम इंटरव्यू भी करते हैं, अगर हमें और डिटेल जरूरत होती है तो इंटरव्यू करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, इस तरीके के हम अलग अलग टूल्स डेवलप करते हैं, ठीक है ना, जैसी जरूरत पड़ती है वैसी टूल्स डेवलप करते हैं, ठीक। अब आ गए रिसर्च टूल्स, हो गया हमारा। अभी हम लोगों ने बात किया कि जब हम सर्वे करते हैं तो हम पूरे पॉपुलेशन पे नहीं कर पाते, इसलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन, जिसको हम सैंपल कहते हैं, तो उसी को सिलेक्शन ऑफ सैंपल कहते हैं। नहीं, जो भी हम टारगेट ग्रुप लेते हैं स्टडी करने का, कि मान लीजिए हमने वाराणसी लिया, वाराणसी बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या बहुत विशाल है, सभी से एक एक करके पूछ पाना, इंटरव्यू ले पाना मुश्किल होगा, तब हम क्या करते हैं कि ऐसी कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सैंपल क्रिएट किया जाए। भाई हम सब सभी करते हैं, जैसे चावल पक गया और चावल देखना है कि पक गया है कि नहीं, तो हम पूरा चावल एक एक करके थोड़ी देखते हैं कि पूरा पक गया कि नहीं, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चावल निकालते हैं और बर्तन से देखते हैं कि हाँ पक गया है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि पूरा चावल पक गया, तो ये सैंपलिंग ही हुआ। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि पूरे वाराणसी के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लेते हैं, और वो नंबर लेने के प्रोसेस को ही सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग या सैंपल का सैंपलिंग या सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ये 2 प्रकार के सैंपलिंग होते हैं, बस आपको यहाँ पे ये जानना है। क्या एक रैंडम सैंपलिंग होता है, रैंडम कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, कि क्योंकि इसमें संभावना होती है, क्यों, क्योंकि ये रैंडम लिया गया है, इसमें हमारा अपना बायस या इंटरफेयर नहीं है। और एक होता है जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल बोलते हैं, इसमें संभावना कम होती है क्योंकि हम इसको अपने अनुसार इंटरफेयर कर देते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो 3 होता है, कौन कौन। रैंडम के अंतर्गत आपको 3 पढ़ने हैं, एक तो है भाई आपका सिंपल, सिंपल जस्ट पढ़ना सिंपल रैंडम, और दूसरा पढ़ना स्ट्रेटिफाइड, और तीसरा पढ़ना है क्लस्टर, क्लस्टर पढ़ना है। ये 3 नाम आपको जान लेने हैं। सिंपल का नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल, कोई भी आप सैंपल ले रहे हो, हर जगह से अलग अलग उठा लिया, रैंडमली उठा लिए, तो उसको हम सिंपल रैंडम बोलते हैं। दूसरा स्ट्रेटिफाइड, हम लेयर बना लीजिए, पूरे वाराणसी है, हम उसमें एक ब्लॉक बना लें कि इस ब्लॉक से, जैसे मान लीजिए काशी विद्यापीठ एक ब्लॉक ले लिए, काशी विद्यापीठ ब्लॉक में भी हम कोई वार्ड ले लें, कोई एरिया या कॉलोनी ले लें, और उसके अंतर्गत कि इसमें से फिर इसमें से फिर इसमें, तो एक लेयर बना लें। तो इस तरीके की जो सैंपलिंग होती है उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। या फिर हम एक ग्रुप ही बना लें कि एक एरिया यहाँ से, एक एरिया यहाँ से, क्या, तो अलग अलग एरिया से एक अलग अलग ग्रुप से अगर हम सैंपलिंग निकालते हैं तो इसको क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक ना। ये इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपको सच्चाई यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही हो, लेकिन जिसमें हम अपने अनुसार इंटरफेरेंस कर लेते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसको क्यों, क्योंकि हम कन्वीनियंट कर लेते हैं, अपने अनुसार कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मुझे लग रहा है कि बीएचयू में ही बड़ा सा है, बीएचयू में ही सिर्फ अगर सैंपलिंग कर लें और पूरे वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई कैसे, तो हम अपनी सुविधा से, क्योंकि हम बीएचयू में है, सोच रहे हैं बीएचयू में ही सैंपलिंग कर लें, उन्हीं से सर्वे कर लें, तो ये हम अपने सुविधाजनक कर रहे हैं, यानी ये सच्चाई को रिप्रेजेंट करने के चांसेस कम है, इसलिए इसको नॉन प्रोबेबल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें परपेसिव, हम पहले ही से कोई पर्पस बना लें कि अच्छा मुझे क्या करना है, सर्वे करना है, विमेन एजुकेशन देखना है, तो पहले ही से हम विमेन एजुकेशन, जहाँ एजुकेटेड लोग हैं, घाट है, वहां पे चले जाए और वहीं से 100 लोग मिल जाएंगे, उस तरीके की सैंपलिंग करते हैं, तो परपेसिव बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात बोलते हैं कोटा सैंपलिंग, कि हम कोटा देते हैं कि हम यहाँ से इतने लोगों से इससे पूछ लेते हैं, इतने लोगों से इनसे पूछ लेते हैं, इस तरीके के। नेक्स्ट एक आपका है स्नोबॉल और एक्सीडेंटल। एक होता है कि एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या होता है, हम कहीं गए, मान लीजिए हम घाट पे आरती देखने के, और लगा कि अरे यार पूरी बनारस की जनसंख्या जो है घाट पे घूम रही है, तो क्यों ना मैं घाट पे ही सबसे सर्वे कर लूं। तो इस तरीके के हम गए नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि घाट पे ही सभी लोगों से सैंपलिंग कर लें, सर्वे कर लें, तो इस तरीके के सैंपलिंग को एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्नोबॉल। इसको याद रखने के लिए इसलिए क्योंकि स्नो मतलब पहले वो बर्फ था, बाद में धीरे धीरे रोल करने लगा ये, यानी कि
कुछ दोस्तों के माध्यम से, कोई रिलेटिव के माध्यम से जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सपोज कि मैंने किसी से रैंडमली पूछा कि आपका क्या मानना है कि विमेन में महिलाएं कैसे कितनी पढ़ी हैं, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, और फिर मैंने उनको कह दिया कि भाई आप किसी और से कलेक्ट करके आ जाना। तो जब वही पार्टिसिपेंट मेरे लिए फिर क्या करें, डेटा कलेक्शन का काम करने लगे, उसको स्नोबॉल में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए कि आपके हो गए सैम्पलिंग। अब आ जाता है रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। देखिए रिसर्च प्रपोजल में अभी यहाँ पे स्टेप आपको नहीं पढ़ना है, और इस पे एक अलग से हिस्ट्री के संदर्भ में कई विद्यार्थियों ने, जो मास्टर्स फाइनल के विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उन्होंने पूछा है। तो इस पे एक अलग से वीडियो हम लोगों ने हिस्ट्री के संदर्भ में अच्छी वीडियो बनाई जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल लेकिन क्यों बनाते हैं ये जान लेते हैं। भाई प्रपोजल हमको दो तीन चीजों के लिए जरूरी है। प्रस्ताव, या तो हम किसी संस्था को या अथॉरिटी को लिखते हैं कि वो हमें रिसर्च करने की अनुमति दे, अथॉरिटी दे, है ना। क्यों? क्योंकि या तो हमको सब अथॉरिटी नहीं होती, और या तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसे हम लोग अलग अलग संस्था से करते हैं। दूसरा फंडिंग, फंडिंग जरूरी है, क्योंकि भाई आपको इसमें टूल्स चाहिए, है ना, यात्रा करना पड़ेगा, समय पड़ेगा। तो इस तरीके की फंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं। उसके भेजने के क्या तरीका होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के अपने अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये होता है कि आप उसमें बताते हो कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या आप करोगे, इससे क्या फायदा होगा। इस तरीके का प्रपोजल आप किसी संस्था को भेजते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भाई ये सब आप तैयार हो गए कि हमने सारी चीजें कर ली, आपको अलाउ कर दिया कि हाँ आप रिसर्च करिए, आपको फंडिंग की दिक्कत नहीं है या आपको अथॉरिटी की दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में हम अलग अलग डेटा कलेक्ट करते हैं। अब उसी में हम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, प्रिपेयर्ड, नॉन प्रिपेयर्ड ऐसा होता है। क्यों? कि मान लीजिए हम तैयार हैं, अच्छे से तैयारी करके गए हैं, सारा स्ट्रक्चर बना लिए हैं, किस चार्ट में किस तरह के कॉलम होगा, किस तरह से महिलाएं होंगे, अलग अलग कैटेगरी बनाने, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब हम मान लीजिए कि हम चले गए और हमें कुछ नहीं पता, बस हम नोट डाउन कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से सर्वे कर रहे हैं और बस नोट डाउन कर रहे हैं कि एक महिला है जितना पढ़ी हुई है, एक बच्ची है जो नहीं पढ़ी हुई, एक, है ना। तो इस तरीके का हम लिख रहे हैं, बाद में घर पे आकर के उसको टेबुलेट करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर में बांटेंगे, तो इसको हम अनप्रिपेयर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या करते हैं, देखिए जो रीड रॉ डेटा होता है, रॉ मतलब कच्चा, इससे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं निकलता है ना। जब हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, टेबुलेशन में डाल देते हैं, है ना, एक चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से चीजें जब हम कर लेते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन, सूचना निकल के आती है, उस रॉ डेटा से हमें एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो वही हमारी रिसर्च की वैल्यू बढ़ा देता है कि हमें एक नई जानकारी मिल जाती है। सपोज कि उदाहरण में मैं एक कॉलोनी में गया और वहां से मान लीजिए 5 घर है, मैं सबसे पूछा कि आपकी महिला कितनी पढ़ी हुई है, ठीक है। और दूसरे कॉलोनी में मैं गया, मान लीजिए बीएचयू के पास में वाला कॉलोनी है, ये बीएचयू के दूर वाला कॉलोनी है, यहाँ भी 5 लोगों के मतलब घर था, मैंने पूछा, यहाँ पता चला कि 5 घरों में से 5 महिलाएं थी और पांचों की पांचों हायर एजुकेशन पढ़ी हुई है, अच्छा उनके पास डिग्री है। बाकी दूर गया, पता चला कि हाँ 2 महिलाएं पढ़ी हुई हैं, बाकी 3 महिलाएं नहीं पढ़ी हुई हैं। तो इससे मुझे जब कैटेगराइज किया तो मुझे एक इंफॉर्मेशन निकल के आ गया कि भाई बीएचयू के आसपास जो शिक्षित हैं, बाकी बीएचयू से जो दूर हैं, जो थोड़े गांव की तरफ हैं, वो कम शिक्षित हैं। ये तरीके की सूचना जब हम कैटेगराइज कर लिए तब हमको मिली। तो इस तरीके का हम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग का काम करते हैं। इसके बाद जो हमने लास्ट करना होता है रिसर्च रिपोर्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट है रिसर्च रिपोर्टिंग। और इसको समझते हैं कि जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, टैबुलेशन कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो और उसके बाद आप सब कुछ समझ जाते हो, तब इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप एक निष्कर्ष पे निकलते हो और तब आप कहते हो कि हाँ मैंने ये चीज खोजा और पूरी रिसर्च के दौरान मुझे ये चीज जानकारी नहीं मिली। अब ये रिसर्च रिपोर्टिंग जो है इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग इसमें आप करते क्या हो, तो जो भी आपने रिसर्च के दौरान पाया उसी को एक रिपोर्ट के तौर पे जिस संस्था ने आपको फंड दिया था या जो अथॉरिटी दी थी उसको भेजते हो या पब्लिश कराते हो, है ना, या पब्लिश कराने की अनुमति मांगते हो। तो इसमें करते क्या, सबसे पहले आप जो है टाइटल लिखते हो, जो आपका सब्जेक्ट था वो लिखते हो, ठीक है। आप इसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट लगाते हो, क्या क्या आप इसमें कंटेंट है आपका, क्या क्या आप इसमें चैप्टर, जैसे आप लिखते हैं ना कि मेरा पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा। फिर आप टेबल ऑफ फिगर लगाते हो,
है ना, फिगर लगाते हो कि आप इसमें कौन कौन सा फिगर है, आपके कौन कौन सा इसमें टेबल है। आप इसमें टेबल का भी लगाते हो, टेबल ऑफ, हाँ टेबल ऑफ फिगर लगाते हो, टेबल ऑफ, एक लिस्ट ऑफ टेबल लगाते हो, कौन कौन से आप टेबल इसमें इस्तेमाल किए हो तो लिस्ट ऑफ टेबल लगाते हो। इस तरीके की चीजें आप जोड़ देते हो, एक ऑर्डर वाइज में आप इस चीज को रख देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्नॉलेज करते हो। एक्नॉलेज मतलब कि आपको इस रिसर्च में कहाँ से मदद मिली, किस किस लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आप उसका आप एक्नॉलेजमेंट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो कि आपने ये क्या किया रिसर्च में, जो भी आप लोगों को चीजें मिली। फिर जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया था उसको लिखते हो कि आपने लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखा था। फिर आपकी क्या मतलब कि रिसर्च डिजाइन थी, रिसर्च मेथोलॉजी थी, वो आप लिखते हो, रिसर्च डिजाइन या मेथोलॉजी, है ना, ठीक है। तो यही था, रिसर्च मेथोलॉजी लिखते हो। इसके बाद आप क्या करते हो, डेटा एनालिसिस, क्या आपने डेटा फाइंड किया, एनालिसिस किया वो। फिर आप कंक्लूजन लिखते हो, फिर आप सजेशंस लिखते हो, फिर फर्दर जो आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो वो देते हो, और लास्ट में आप कहते हो रेफरेंसिंग, सारी चीजें की, बिब्लियोग्राफी की, आपने जो डेटा कलेक्ट किया कहाँ कहाँ से किया, तो उसका पूरा बिब्लियोग्राफी लिस्ट देते हो। तो ये इस तरीके से आप पूरा रिसर्च रिपोर्टिंग कर देते हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे की इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने बात किया था, जिसमें हम लोग रेफरेंसिंग पढ़ेंगे कि रेफरेंसिंग के कितने अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एमएलए क्या होता है, एपीए क्या होता है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या अंतर होता है थीसिस में, डिसर्टेशन में, और क्या अंतर होता है एक रिसर्च आर्टिकल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।